हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत कुमार शुक्ला और आप सभी का एग्जाम विजन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना का महत्व, जो कि मेरे वीडियो लेक्चर का दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने प्रस्तावना के निर्माण और किस प्रस्ताव के तहत इसको संविधान सभा ने ग्रहण किया, इन सब के बारे में है। और इस दूसरे भाग में प्रस्तावना के महत्व, उसके क्या प्रस्तावना के लेकर जो विवाद रहते हैं उसके बारे में तथा अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो पहला, प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें हमारे संविधान निर्माताओं की आदर्श सोच उल्लिखित है। प्रस्तावना में हमारे संविधान निर्माताओं की आदर्श सोच उल्लिखित है। और इसी क्रम में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है। इसे किसने कहा? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। प्रारूप समिति जो कि संविधान निर्मात्री समिति थी और इसमें 7 सदस्य थे। और उसी प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। और इसी क्रम में संविधान सभा के अन्य सदस्य पंडित भार्गव ठाकुर दास के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। अर्थात यदि संविधान को माइक्रो रूप में देखा जाए तो वह प्रस्तावना ही हो जाएगा। सब संविधान को सबसे छोटे रूप में, क्योंकि संविधान बहुत बृहत और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसको ये एक सामान्य व्यक्ति को पढ़ने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन अगर वह प्रस्तावना को पढ़ ले तो वह संविधान के सभी बातों के बारे में जान सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यह संविधान की कुंजी है। पंडित भार्गव ठाकुर दास ने इसे संविधान की कुंजी कहा। यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अर्थात यदि कोई भारतीय ही नहीं, विदेशी व्यक्ति भी भारतीय संविधान के बारे में जानना चाहे और पूरा संविधान ना पढ़े, फिर भी यदि वह प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ ले, तो उसे पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य लेकर भारतीय संविधान का गठन किया गया। और इसी क्रम में अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर सम्मान देते हैं। और इसी कारण उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि इन्होंने 1951 में लिखा, इसकी शुरुआत में ही प्रस्तावना का उल्लेख किया है। अब प्रस्तावना को लेकर विवाद। प्रस्तावना को लेकर विवाद रहता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इसी क्रम में एक पहला केस आया, बेरूबाड़ी संघ मामला, जो कि 1960 में हुआ था। और ये केस क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेरूबाड़ी 1960 से पहले हमारे भारत के पश्चिम बंगाल का एक गांव हुआ करता था। लेकिन चूंकि 1960 में पाकिस्तान का विभाजन बांग्लादेश के रूप में नहीं हुआ था, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और वह पाकिस्तान का भाग था। तो भारत सरकार ने उसमें उस बेरूबाड़ी गांव को बांग्लादेश को दे दिया। और इसमें तब विवाद उठा, विपक्ष और अन्य लोग राष्ट्रपति के पास गए। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास गए कि क्या भारतीय संसद अपनी कोई भी जमीन विदेशों, किसी विदेशी राष्ट्र को दे सकती है। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। अर्थात जब आर्टिकल 3 आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि भारतीय क्षेत्रों के उसमें सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात उत्तर प्रदेश को छोटा भी किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, किसी अन्य राज्य जैसे पश्चिम बंगाल को छोटा किया जा सकता है, बड़ा। लेकिन आर्टिकल 3 में ये कहीं नहीं लिखा है कि भारतीय संघ का कोई भी राज्य, किसी भी राज्य को संसद किसी अन्य राष्ट्र को दे सकती है। तो इसमें कहा गया कि यह करने के लिए अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। अर्थात यदि संसद या सरकार किसी राज्य के किसी भाग, गांव, कस्बे को किसी अन्य राष्ट्र को देना चाहती है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकती है और पुनः तब उसको दिया जा सकता है। और इस प्रकार
उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 9वां संविधान संशोधन 1960 को प्रभावित किया और उसी संशोधन के तहत बेरूबाड़ी गांव पाकिस्तान, तत्कालीन पाकिस्तान जो आज इस समय अब वह बांग्लादेश के रूप में है, उसको स्थानांतरित कर दिया गया। और दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। चूंकि जो अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमाओं, उनके नामों में परिवर्तन किया जाता है, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता, लेकिन जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है उसको संविधान संशोधन माना जाता है। और इसी कारण बेरूवाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसी क्रम में अगला केस था केशवानंद भारती मामले। केशवानंद भारती मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व दी गई व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। अर्थात इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, परंतु इस 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह संविधान का एक भाग है और यह महसूस किया कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार LIC ऑफ इंडिया का केस था जो कि 1995 में था। उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अर्थात शुरुआत में 1960 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, परंतु 1973 केशवानंद भारती मामला, 1995 LIC ऑफ इंडिया मामला, अनेक ऐसे केस आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। और इसी तरह जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह है कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। यह प्रस्तावना को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने प्रस्तावना को उस समय ऐसे साधारण एक भाग के रूप में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में अपना डिसीजन चेंज किया 1960 केस में, तो ऐसा माना जाने लगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। अब प्रस्तावना में कुछ ऐसे अनुबंध हैं जैसे प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, अर्थात प्रस्तावना विधायिका पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। दूसरा है यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे मूल अधिकार हैं या इनको अन्य अधिकार हैं तो उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। हालांकि मूल अधिकार को तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना ऐसा नहीं है, यह गैर न्यायिक है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। क्या प्रस्तावना में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? ऐसा प्रश्न केशवानंद भारती मामले में आया। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। और प्रस्तावना में संशोधन अब तक केवल एक बार किया गया है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 था और इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ प्रश्न। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न यूपीएससी के प्रीलिम्स टेस्ट में 2013 में आया था। ए, प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकार में। बी, प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। सी, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए शब्दों का सही क्रम है। समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। बी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। डी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। तीसरा प्रश्न है किसके प्रवर्तित रूप से प्रस्तावना बना? ए, भारत शासन अधिनियम 1935। बी, विशेषाधिकार प्रस्ताव। सी, उद्देश्य प्रस्ताव। डी, पूरक प्रस्ताव। चौथा प्रश्न है प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई? ए, आयरलैंड। बी, अमेरिका। सी, दक्षिण अफ्रीका। डी, सोवियत संघ। पांचवा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ए, अमेरिका। बी, भारत। सी, स्विट्जरलैंड। डी, ब्रिटेन। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।